डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CUET PG 2023, यस पास्ट ईयर। और आप चौंकेंगे कि ये फेज 2 क्या बला है और सर क्या लेके आए हैं, क्योंकि पहले ही मैं 2023 के पेपर को एनालाइज कर चुका हूं। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे कई स्टूडेंट ने फेज 2 के भी क्वेश्चन मुझे भेजे थे। मुझे टाइम नहीं मिला था। फेज 2 क्या था, कुछ स्टूडेंट का छूट गया था। मेन जो फेज 1 में एग्जाम हुआ था पिछले बार, तो उनको जो है फेज 2 में मौका दिया गया था। बहुत कम स्टूडेंट ने फेज 2 में लिया था। तो उसकी जो पॉलिटिकल साइंस की पेपर है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। और ये स्टोर हाउस ऑफ ए वेरी गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको बहुत सारे आइडियाज देते हैं। क्योंकि अब आपको एक नहीं दो पेपर मिल जाते हैं 2023 के। यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बट किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट अस बिगिन CUET PG 2023 फेज 2 पॉलिटिकल साइंस डोमेन पेपर एनालिसिस। इट इज नॉट ए सिंपल पेपर एनालिसिस विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यूजफुल होगा हर एग्जाम के लिए। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं क्वेश्चन आंसर का दौर, मेरा बताना कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप CUET PG 24 में अपेयर होने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट एक संबल हो सकता है, या आप कहिए एक तरह का आपको रास्ता दिखाने के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉल साइंस हेल्प की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, जो आपके इस जर्नी को, प्रेप को जो है एक खुशनुमा जर्नी बना देता है। इस प्रोसेस को बहुत स्मूथ करता है, आपको हेल्प करता है। अल्टीमेटली कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आपके बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या मेरा हो जाएगा, आपके गाइड को पढ़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो सब के लिए मैं कह रहा हूं कि हो जाना तो बस आपके अंदर ही है। जादू तो सब आपके अंदर है। कोई भी जो बाकी कोचिंग होती है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कोई भी गाइड हो, जस्ट आपको हेल्प करने के लिए होती है, आपको थोड़ा रास्ता दिखाती है, आपके उस प्रोसेस को स्मूथ कर देती है। यही उसका पर्पस होता है। लेकिन होना ना होना आपके अपनी तदबीर, अपनी मेहनत, अपनी लगन और थोड़ी सी लक, इस पे ही डिपेंड करती है। सो ओके, यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर में शुरू हुई है, लेकिन कभी भी ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल इसका प्लेटफॉर्म है, जहां पे कि जितने अभी तक टेस्ट लिए गए हैं सब आपको प्रीवियस टेस्ट मिल जाते हैं, और जितने अभी तक के क्लासेज है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अर्ली द बेटर। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप जो इस मेल आईडी पे पॉल साइंस हेल्प, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल, @gmail पे जो है आप भेजें और आपको आगे गाइड की जाएगी। और यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, गाइड ढूंढ रहे हैं, तो इससे अच्छी CUET PG के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब जो है जिसकी लिंक यहाँ दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो अमेजन पे है किंडल वर्जन में। और यदि UGC या सेट, और यदि आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD पेपर देना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छी गाइड नहीं हो सकती है। ये इंस्टा मोजो पे PDF वर्जन में। आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। 26 से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि 1 to 25 जनरल पेपर था जो आपके अब है भी नहीं, तो उसके बारे में कोई बॉदर भी नहीं करना है। और उसके बाद जो है 26 से लेके 100 तक, मतलब 75 जो है डोमेन क्वेश्चन थे, जो इस बार भी वैसे ही रहेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करें कैसा क्वेश्चन आया था, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जनरल जो डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूं, ये पेपर है तो अच्छा, लेकिन इसमें करीब 5 से 10 क्वेश्चन बहुत ही वेगली वर्डेड हैं, जो फेज 1 में भी था, जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। कुछ कहीं पे कुछ गलत मिसप्रिंटिंग भी लगती है, और एक दो तो क्वेश्चन ऐसा इसका मैं आंसर मैं नहीं समझ पाया क्या होगा, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूं। बट रिमेनिंग यदि आप देखेंगे कि करीब 75 में से यदि आप 10 निकाल दीजिए, तो 65 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत आपको नॉलेज भी देते हैं, और आपका कॉन्सेप्चुअल भी है, फैक्चुअल मिक्स है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। लेट अस सी, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनिशिएटेड द न्यू लुक डिफेंस पॉलिसी। यही क्वेश्चन आपको बम कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल इंफॉर्मेशन है जो जनरली कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। तो आप ऐसे ही पहले ही मुस्कुरा दीजिए। और ये थे ड्वाइट आइजनहॉर, और इनके साथ जो है जो जुड़ी हुई बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ही वॉज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। जो सबसे पहले यदि किसी US प्रेसिडेंट ने विजिट किया इंडिया का आज़ादी के बाद, तो यही थे। दूसरा इनसे जुड़ा हुआ बहुत खास बात है कि इन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, एटम फॉर पीस। और उस स्पीच के बेसिस पे ही जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है एक सेटअप हुआ था। तो ये दो बातें इनसे याद कर लीजिए। ये तो खैर अब आगे क्या पूछा जाएगा।
द पीरियड नोन एज कांग्रेस हेजेमनी। तो आपको पता है कि फर्स्ट 15 ईयर्स जो 3 इलेक्शन हुए थे 67 के इलेक्शन के पहले, कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी थी, मतलब कि वही राज्य में भी रूल करती थी, स्टेट में भी, सेंटर में भी, कुछ एक दो स्टेट को छोड़ दीजिए साउथ हो, तो वही रूल करती थी। तो उस फेज को जो है कांग्रेस सिस्टम भी कहा था रजनी कोठारी ने, मॉरिस जॉन्स ने उसको सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहा था, जैसे अभी जापान में या कई और कंट्री में है। तो वो जो फेज यहां पूछा जा रहा है कांग्रेस के हेजोमनी का, मतलब उसका जो सुप्रीमेसी था, हेजोमनी मतलब सुप्रीमेसी, कब से कब तक था, तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन 67 में वो जो है ढह जाता है। 8-9 स्टेट में जो है वो मिली जुली सरकार जो है, संविदा सरकार कहते हैं, वो बनी थी, और सेंटर में भी कांग्रेस को काफी थिन मेजोरिटी मिली थी। तो वो एक, मतलब नेहरू जी का डेथ हुआ था, शास्त्री जी का डेथ हुआ था, इंदिरा गांधी नई नई थी, तो काफी जॉल्ट में थी कांग्रेस। तो उसके बाद से वो सुप्रीमेसी खत्म एक तरह से हो गई। विच फेमिनिस्ट ट्रेडिशन टॉक्स अबाउट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये लिबरल फेमिनिज्म नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल पॉलिटिक्स मतलब ये कि जो पॉलिटिक्स है उसका दायरा वो एरिया आ जाता है जिसको कि एरिस्टोटल ने अलग कर दिया था, पर्सनल दायरा, मैरिज, फैमिली, जो वो है रिलेशन, मर्द औरत के बीच का रिश्ता, वो पॉलिटिकल है। जो सेक्स पे आधारित जो नाता है वो खुद पॉलिटिकल है, उसमें पावर जो है मेल के पास होती है, उसकी इंटरेस्ट प्रिवेल होती है रियलिज्म के अनुसार। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करने वाले, जो पर्सनल प्राइवेट के दीवार को तोड़ने वाला जो फेज था, वो रेडिकल फेमिनिज्म था। और इसमें एक बुक भी आती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कैट मिलेट की, जो कि सेकेंड वेव और रेडिकल फेमिनिज्म को एक शुरुआत देती है। तो और इसके बारे में और मैंने काफ़ी चीज़ें लिखा है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन दिया है जो हर जगह जो है पूछी जाती है। अब ये जो है पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये हैनिस कैरोल, देख लीजिएगा, मतलब नाम देख लीजिएगा किन्होंने इसको दिया है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं सेकेंड वेव फेमिनिज्म के, वही पूछा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स रोट एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है 1974 की। ये रॉबर्ट नॉजिक, जो कि एक लिबर्टेरियन थिंकर हैं, इन्होंने इन रिस्पॉन्स टू रॉल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था ना, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने जो है ये बुक लिखी थी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें कि उन्होंने लिबर्टेरियन के व्यू पॉइंट से, पर्सपेक्टिव से थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था, जिसको इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहते हैं, जिसका एक लाइन में जिस्ट ये था कि यदि इनिशियल एक्विजिशन प्रॉपर्टी का जस्ट तरीके से किया गया है और उसके बाद के सारे जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हैं, प्रॉपर्टी के एक्सचेंज हैं, वो भी जस्ट हुए हैं, तो जो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है वेल्थ एंड प्रॉपर्टी का, वो भी जस्ट है, और उसमें सरकार या स्टेट को कोई हक नहीं है इंटरफेयर करने का, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम पे या सोशल जस्टिस के नाम पे। ये जो थॉट है ये रॉबर्ट नॉजिक की है, जो लिबर्टेरियन थॉट। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रियलिज्म एक्सप्लेन्स एंड इंटरप्रेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर। बिल्कुल सही है, यही तो है, इंटरेस्ट एंड पावर। हांस मॉर्गेनथाउ, जो कि क्लासिकल रियलिज्म के मॉडर्न टाइम में फादर कहे जाते हैं, कंटेंडेड, मतलब एजर्टेड, that international politics, like all politics, is a power struggle. उन्होंने लिखा भी था, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड ब्ला ब्ला। तो बिल्कुल सही है, और ये भी उसको जब दोनों सही हो और इस टाइप का थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर रहा हो तो बेटर है कि आप इस ऑप्शन के साथ जाइए। अगेन देखिए, एजर्सन है, द टर्म पॉलिटिकल कल्चर वॉज इनिशियली यूज बाय गैब्रियल आलमंड। सभी जानते हैं कि आलमंड ने जो है पॉलिटिकल कल्चर की शुरुआत की, इस थॉट की, फिर उन्होंने सिडनी बर्बा के साथ मिल करके इस पे इंपेरिकल स्टडी किया, सिविक वर्चू, सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी 1963 में, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये ट्रू है। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक सिस्टम इज सेम। अब ये इतना आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ एकदम क्रूड, आउटलैंडिश, जो आउटराइट आपको लगेगा गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि यूएस डेमोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी, दोनों का पॉलिटिकल कल्चर सेम होगा? नो। तो इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेकुलरिज्म के क्या मायने होते हैं? अब यहां से आपको इलिमिनेशन टेक्निक देखिए कैसा जबरदस्त काम करता है, सीखिए इसको।
अब ये 4 स्टेटमेंट है, यदि आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द स्टेट इज इररिलीजियस और एंटी रिलीजियस, ये आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स ये भी कहा सकता है कि हाँ सेकुलरिज्म का मायने है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से सेकुलरिज्म को इंडिया में अपनाया है उसमें स्टेट इररिलीजियस नहीं है, एंटी रिलीजियस नहीं है, वो हर रिलीजन को बराबर सम्मान की नजर से देखता है और सबसे इक्वी डिस्टेंट अपना नाता रखता है, सबसे एक बराबर की दूरी रखता है। जब तक कि कोई फंडामेंटल राइट ना इन्फ्रिंज हो रहा तब तक वो रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। तो बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब यहां देखिए बी है, यहां देखिए बी है, यहां देखिए बी है, इसका मतलब ये तीनों खत्म हो गए। तो आपको अब बाकी तीनों स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका ये सही हो गया, ACD पढ़ लीजिए जस्ट। द एडवांटेज ऑफ पब्लिक फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टी, ये तो इतनी बड़ी डिमांड है कि ये जो एक इलेक्शन लड़ने में अब तो करोड़ रुपए लगते हैं। यदि आपके पास करोड़ रुपए नहीं है या आपको कोई करोड़ रुपए नहीं दे रहा है कोई बिजनेसमैन, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अभी इंडिया की ये हालत हो गई है। ऐसे में कई बार डिमांड उठती है कि ऐसा क्या क्यों ना हो कि सभी को बराबर पैसे जो है वो स्टेट के ट्रेजरी से दे दिया जाए, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी भी, क्वालिफाइड आदमी वो पॉलिटिक्स में आ सके। तो इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन पार्टीज। तो अब ये नहीं रहेगा कोई पार्टी को ज्यादा चंदा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा बिजनेसमैन सपोर्ट करते हैं, किसी को कम करते हैं। तो इससे पॉलिटिक्स अच्छी होगी, डेमोक्रेसी डिपेंड होगी। स्टेटमेंट देखिए, अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन आप देखिए, इसका ऑप्शन ऐसे होता है, इसमें रीजन एजर्सन नहीं है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, एक सही एक गलत। द proportion of women members has increased from 5% in the first Lok Sabha to 11% in the 16th Lok Sabha in 2014। ये स्टेटमेंट जनरली, आपको ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इतना सारा डेटा होते हैं जनरली जो है वो करेक्ट होते हैं, तो आप इसको करेक्ट मान लीजिए, लगभग 10% है भी ट्रू। स्टेटमेंट 2 है टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, द बिल टू रिजर्व 33% ऑफ सीट इन लोकसभा लैप्स्ड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन 2014। तो ये क्या हुआ था कि 108th अमेंडमेंट बिल जो है, बिल एक्ट कभी नहीं बन पाई, ये 2008 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर ये 2010 में इसको राज्यसभा ने पास किया 2010 में, लेकिन ये लोकसभा से पास नहीं हो पाई थी, तो ये लैप्स कर गया था। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब आपको पता है आगे क्या कहानी हुई। एक स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर 2023 में, उसमें एक बिल प्रस्तुत हुआ जिसका नाम था हिंदी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और वो पास हुआ एज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे, और उसने जो है 33% सीट रिजर्व कर दिया लोकसभा में, स्टेट के विधानसभा में और दिल्ली के असेंबली में। याद रखिएगा, नॉट इन पुडुचेरी। तो ये उन्होंने रिजर्व किया है, लेकिन वो रिजर्वेशन लागू होगी बहुत बहुत दिनों के बाद, जब अगली डिलिमिटेशन होगी, जो शायद 2026 में होना है, उसके बाद जो सेंसस होगा उसके बाद ये लागू होगी। तब देखिए कब लागू होती है। Which among the following is not an element of the state as described in Kautilya's Saptanga theory? हम लोग सब जानते हैं कि उनके जो 7 limbs हैं कौटिलियन स्टेट के, उसमें स्वामी मतलब किंग, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब टेरिटरी, दंड मतलब आर्मी, दुर्ग मतलब फोर्ट, कोष मतलब ट्रेजरी एंड मित्र एलाइज होते हैं। इसमें ये 3 तो ठीक है, लेकिन इसका तो कोई जिक्र है नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो यही गलत आंसर है। इंडिया पूछा जा रहा है कि आसियान का स्ट्रेटजिक पार्टनर कब बना। ये बेहद ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2012 में हम स्ट्रेटजिक पार्टनर बनते हैं, तो कब क्या बनते हैं, कब उसके हम सेक्टोरल पार्टनर बन जाते हैं 1992 में, फिर हम डायलॉग पार्टनर बनते हैं, पता नहीं 98 कुछ देख लीजिएगा, फिर हम स्ट्रेटजिक पार्टनर, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड ऑल, ये सब होती है। अभी हाल में 2022 में हम लोगों ने इसके 30 ईयर को सेलिब्रेट किया इंडिया आसियान के रिलेशनशिप का। आसियान आज के डेट में हमारा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ब्लॉक जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कंसीव ऑफ नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी लाइक लिबरलिज्म और सोशलिज्म? क्या डिफिकल्टी है? अब ये क्वेश्चन जो है वेग के श्रेणी में आता है। ऐसे कई वेग क्वेश्चन इसमें है, 5 से 10। इसका देखिए 4 ऑप्शन पढ़िए। इट्स एडवोकेट्स, पता नहीं ये भी गलत ढंग से लिखा है, इट एडवोकेट्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस रादर देन रीजन। डेफिनेट नहीं है कि ये सही गलत, लेकिन ये गलत है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मेरे अनुसार से यही सही है
क्यों मैं आगे बताऊंगा. इट क्रिएट्स टेंशन विद इन एंड बिटवीन एस्टैब्लिश्ड स्टेट. चलिए ये सब क्या कहा जाए. इट इज irrelevant in an increasingly socialized international context. No, nationalism is not irrelevant. तो क्यों टू सही सबसे अधिक है इसमें. वैसे तो सभी वेग हैं, क्योंकि आप बताइए नेशनलिज्म जो है वो क्या लिबरलिज्म या सोशलिज्म की तरह एक पर्टिकुलर तरह के गवर्नमेंट को क्या प्रिस्क्राइब करता है. नहीं करता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. अब ये इसके चलते ही ये आइडियोलॉजी नहीं माना जाएगा, ये अब आप पे छोड़ देता हूं. मेरे अनुसार से ये वेग क्वेश्चन इसकी सबसे सही टू है, क्योंकि ये अपने आप में ये सही है कि नेशनलिज्म कोई आपको पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करता है. आपको पता है कि जो फासिस्ट जो आइडियोलॉजी से गाइडेड होने वाला भी नेशनलिज्म होते हैं, लेफ्ट विंग से गाइडेड होने वाले भी होते हैं. तो नेशनलिज्म और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई नाता नहीं. Who among the following has classified the public policies into regulatory, distributive and redistributive public policy? तो ये कहने वाले थियोडोर लोवी है, जिन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, चौथा इनका जो यानी लिखा गया है. तो ये याद कर लीजिए. थॉमस डाई ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है कि पब्लिक पॉलिसीज समथिंग विच गवर्नमेंट डिसाइड टू डू और नॉट टू डू, इस टाइप में कुछ उन्होंने दिया है. डेविड स्टन जो है वो सिस्टम अप्रोच देते हैं पब्लिक पॉलिसी का, और ये कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, वो भी एक पब्लिक पॉलिसी ही है. और जेम्स एडमसन ने भी काफी पब्लिक पॉलिसी पे काम किया है. 39 नंबर क्वेश्चन देखिए. द ऑब्जर्वेशन अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हैज बीन दैट. अब ये तो आपको पता है कि पंचायती राज के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब आप आएंगे सी पे आइए, या पहले ए पे आइए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड मोर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. ये एकदम बिल्कुल उल्टा है. इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. आपको पता है SC ST ऑल जो सी में लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज मेड पॉलिटिक्स मोर इंक्लूसिव फॉर वुमेन, SC एंड ST. तो सी डेफिनेटली सही है. जिसमें सी नहीं है उसको काट दीजिए. ये कट गया, तो ये 3 में सी है. अब देखिए ए जो है ये नहीं होगा, तो ए जहां है वो तो ऐसे ही कट गया. अब आप बाकी देखिए. Democratic decentralization is likely to reduce poverty arising from inequality within sub-regions. ये कहना तो बड़ा डिफिकल्ट है कि ये इनइक्वलिटी को बढ़ा देंगे विद इन सब रीजन्स. तो बी आई डोंट थिंक कि इज करेक्ट. तो बी यहाँ पे है, तो केवल एक ही बच जाता है सी और डी. तो इससे जो है आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, क्योंकि सी और डी देखेंगे तो डेमोक्रेटिक ये तो सी डेफिनेटली सही है. डी है ऑफन मेल सीक कंट्रोल ओवर पंचायत बाय मैनिपुलेटिंग वुमेन्स पंचायत मेंबर, ये भी अपने आप में सही है. तो ठीक है, चलिए सी एंड डी सही है. इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड UN वुमेन. तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन उसी टाइप है. कब स्ट्रेटेजिक पार्टनर आसियान का बना, तो ये 2010 में बना. इसके बारे में पढ़ लीजिए UN वुमेन क्या करती है, यहाँ लिखा हुआ है. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन रिलेशन टू द यूरोपियन यूनियन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ सारे जो ट्रीटी जो यूरोपियन यूनियन को लाते हैं वो दे दिया है, उसका ईयर दे दिया है, उन्होंने क्या किया है. इसको 5 मिनट बैठ के पढ़िए, रट लीजिए, और इसके बेसिस पे तो आप यहाँ पे इसको आप कर ही सकते हैं. आप अरेंज कर लीजिएगा, फिर तो ये इस इंफॉर्मेशन के आगे. तो यदि इस टेबल को देखें तो इसमें ट्रीटी ऑफ नाइस सबसे बाद में होती है, तो सी ट्रीटी ऑफ नाइस बी. सो बी से अंत होता हुआ केवल एक ही है, तो यही आपको सही होगा. जिसका मतलब सबसे पहले जो है वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है, जो उसकी फाउंडेशनल ट्रीटी है, उसी से यूरोपियन यूनियन बनता है. और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो सेंजन तो शायद उससे भी सेंजन सबसे पहले होती है. सेंजन के बाद जो है मैस्ट्रिक्ट होती है, फिर एम्स्टर्डम ट्रीटी एंड देन बी. ओके. Which among the following was a जर्नल रन बाय राजा. अच्छा, यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सेंजन जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये हुआ था. सेंजन कहाँ पे है देख लीजिएगा, कहीं जर्मनी में कोई जगह है या पोलैंड में है, चेक कर लीजिएगा सेंजन कहाँ पे है. सेंजन जो ट्रीटी बहुत मज़ेदार है, उसके चलते हम लोग इंडियन को काफ़ी फ़ायदा हुआ, पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ. उसमें यह हुआ कि यदि आप एक वीज़ा ले लेते हैं, उसको सेंजन वीज़ा कहते हैं, तो आप यूरोप के किसी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं. मतलब बॉर्डर कंट्रोल फिर आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा. आपने सेंजन वीज़ा लिया, आपने एक एंट्री किया यूरोप के किसी कंट्री में, फिर उसका ट्रेन से आप दूसरे कंट्री में घूमते रहिए. विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए जर्नल रन बाय राजा राम मोहन रॉय. तो हमें पता है कि इसमें से जैसे शेत कार्या अशुद्ध,
ये जो है मैंने लिख भी दिया है, ज्योतिबा फुले ने जो है बुक लिखा था, क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, एक बुक लिखी गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। केसरी जो है और मराठा ये जर्नल थे जो चलाते थे तिलक जी, तो केवल ब्राह्मणिकल मैगजीन ही बच जाता है जो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। अब यहां पे देखिए ये इतना वेग क्वेश्चन है, इसको तो मैं करने भी नहीं जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी एंड नेचुरल लॉ है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, इसको अरेंज कीजिए कौन पहले है कौन बाद में। मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होगा, लेकिन ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको जरूर पढ़ लीजिए। लॉक का जो थॉट है इक्वलिटी और नेचुरल लॉ, उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा, उसको कर लीजिए, बाकी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली, तो ये चलिए ये तो किया जा सकता है, ये फैक्ट है। तो इसमें आप देखिए कि यदि आप नहीं जानते कि कौन कब हुआ है वो, तो भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये कि सबसे बाद में सबसे पहले कौन हुआ होगा। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर 1919 एक्ट। तो अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से तो पहले ये होगी ना 1919 में, और उसके बाद इलेक्टेड पार्लियामेंट बहुत बाद में होगी। तो बी से पहले तो कोई हो नहीं सकता, और बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, तो अब इससे कोई आसान हो सकता है क्या? सीधा इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका ऐसे ही अरेंज हो जाएगा। Which of the 45 number question है, which among the following statement are true about the features of authoritarian rule? अब इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक कितना अच्छा काम करता है, आप देखिए बी को जरा पढ़िए, वाइड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जस्ट उल्टा। जो ऑथोरिटेरियन रूल होगी उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड होगा, बहुत संकुचित होगी। तो बी को आप काट दीजिए, तो बी यहाँ कट गई, यहाँ कट गई, यहाँ कट गई, तो आपका सीधा आंसर निकल गया। आप सीधा पढ़ लीजिए, आपका आगे आपको पढ़ना भी नहीं है, इतना आसान हो जाता है। लेकिन आप बिना पढ़े हुए समझे हुए मत जाइएगा। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंप्लीमेंट्री बिकॉज, ये अनदर वेग क्वेश्चन है। ऐसे मैंने बताया ना कि 5 से 10 वेग इन्होंने बनाए हैं। तो आपको पता है या नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए कि लिबर्टी इक्वलिटी कभी जो है एक साथ नहीं चलते। जो है लिखा है बोथ इक्वलिटी एंड लिबर्टी ऑपरेट टुवर्ड्स सेम एंड, नो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप समाज में मान लीजिए इक्वलिटी ऑफ आउटकम लाना चाहते हैं, मतलब इनइक्वलिटी को कम करना चाहते हैं, तो आपको अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा, गरीबों में बांटना पड़ेगा। तो अमीरों की जो लिबर्टी है वो हार्म होती है, इसलिए लिबर्टेरियन इसको नहीं मानते हैं, टैक्स को जो है गलत मानते हैं। तो सोशल जस्टिस आपको करनी है, रिजर्वेशन देना है, तो किसी का आपको हक मारना पड़ेगा। तो ऑलवेज जो है इक्वलिटी लाने के लिए लिबर्टी का हनन होता है। अब डी तो बिल्कुल गलत है, तो इस बेसिस पे देखिए डी 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 कट गया, तो आपको एबीसी बचता है और सीधा ये क्वेश्चन हिट हो जाता है। बाकी आप पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ही वेग है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो वेग है। खास करके लास्की जो कहते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी इज ए प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी, आई डोंट नो लास्की ने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने उल्टा जरूर कहा था कि पॉलिटिकल मतलब जो इकोनॉमिक इक्वलिटी के बगैर पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मीनिंग नहीं है। और उसी तरह की बात जो है जीडीएस कोल कहते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज ए मिथ, तो इसको याद कर लीजिए। Which model considers decision making on public policy as choice of self-interested individual? ये एकदम डेफिनेटली पब्लिक चॉइस मॉडल है। ये है क्या पब्लिक चॉइस मॉडल? इसमें ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि मान लीजिए देखिए पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 आदमी मिलकर पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट में भी 5, 6, 7, 8 लोग मिलकर, सेट ऑफ पर्सन मिलकर बनाते हैं पॉलिसी। इतने ही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं। वो सभी इस थॉट के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार सभी सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, रैशनल इंडिविजुअल होते हैं, जो अपना कॉस्ट बेनिफिट सोच करके कोई डिसीजन लेते हैं, और हर कोई अपने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशन में ऐसे रूल्स होते हैं, उनके साथ कई बंदिशें होती हैं, कंस्ट्रेंट एंड जो रिवॉर्ड के जो 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 एक तरह समझिए कि जो बाउंड्री होती है उसमें वो बंधे होते हैं, और दूसरे का भी इंटरेस्ट का उनको ध्यान रखना होता है। इन सब के चलते मिल करके एक ठीक ठाक ही चीज डिसीजन निकल आती है। पब्लिक चॉइस मॉडल ये कहता है, वो ये कहता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऐसी करनी चाहिए कि ये जानते हुए कि जो डिसीजन मेकर हैं वो एक सेल्फ इंटरेस्टेड रैशनल इंडिविजुअल हैं, और वो अपने इंटरेस्ट में ही अल्टीमेटली फैसला करना चाहेंगे। हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स बनाने चाहिए कि अल्टीमेटली डिसीजन पब्लिक के भले के लिए हो। यहाँ पे गार्बेज केन मॉडल है जो कि मार्क एंड ऑलिसन ने दिया था, जो बहुत फेमस हुई थी, अमेरिका के यूनिवर्सिटी को अध्ययन करके उन्होंने दिया था।
उसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो एक कैओटिक काइंड ऑफ इवेंट है, बहुत ही हैफाजार्ड, जिसमें कि कब जो है डिसीजन लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं और किस प्रकार से लिए जाते हैं, इसका कोई एक पैटर्न आप नहीं बना सकते हो। तो गार्बेज कैन मॉडल ये कहता है कि जैसे समझिए एक गार्बेज जो होता है डस्टबिन होता है, मतलब नॉट ए एक्चुअल डस्टबिन, मतलब आइडियाज का डस्टबिन। उसमें हर कोई अपने प्रॉब्लम को फेंकता जाता है, सॉल्यूशन को फेंकता जाता है, लीडर्स चेंज होते जाते हैं। तो एक गार्बेज केन में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो है भरे चले जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई सरकार आती है, वो फार्मर के सुसाइड पे कुछ सोचती है, बहुत सारे उस पर कमेटी बनते हैं, उसके सजेशंस जो है, और सब ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। तो प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है। फिर पता लगा कि 10 साल बाद कहीं आया कि फार्मर के सुसाइड में पूरे कंट्री में हंगामा हो रहा है, तो फिर उस डस्टबिन से जो है निकाला जाता है उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम तो है सामने में, सॉल्यूशन निकाला जाता है कि अच्छा इस कमेटी ने ये कहा था, और उस सॉल्यूशन को चिपका दिया जाता है उस प्रॉब्लम पे, कहा जाता है कि देखो हमने पब्लिक पॉलिसी बना ली। इस टाइप की कैओटिक जो एकदम बाई चांस बनती है, बहुत उटपटांग ढंग से पॉलिसी, उसको गार्बेज केन मॉडल के थ्रू उन्होंने बताया। रियल लाइफ में ऐसे ही बनती है, बाई लक बाई चांस ऐसे बन जाती है, ऐसे इवेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मॉडल तो ये है कि इंस्टीट्यूशन के दायरे में ही उसके नॉर्म, उसके जो रूल्स, उसके डिजाइन, उसी के थ्रू पब्लिक पॉलिसी इज ए आउटकम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस। और नॉर्मेटिव ऑप्टिकल मॉडल जो है ड्रॉर ने दिया था, याजकल ड्रॉर जो इजराइल के थिंकर थे, उन्होंने ये दिया है कि एक तरह का नॉर्मेटिव अप्रोच भी पब्लिक पॉलिसी में होती है और एक रैशनल अप्रोच भी होती है। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो कहते हैं नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल है। तो डिफरेंट मॉडल आपको जानने चाहिए। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, गेम थ्योरी, इलीट थ्योरी एंड मेनी अदर थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेज ए 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। कौन कहेगा नहीं, तो ट्रू है। Article 243D provide that seats are to be reserved for a scheduled caste, scheduled tribe. तो ये भी बिल्कुल सही है, 243D यही कहता है, तो इसलिए ये दोनों सही है। लेकिन इससे इसका कोई नाता तो खास नहीं है, इसलिए both A and R are correct, but R is not correct explanation of A. 49 देखिए, which among the following instrument of direct democracy require the legislature to discuss a particular topic? इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 5,000 लोगों ने पिटीशन दिया कि इस इशू पे लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, तो लोकसभा चर्चा करेगी। ऑफकोर्स हमें वो पावर नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड और कुछ कंट्री में ऐसी पावर जनता को दी गई है कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं एजेंडा ऑफ डिस्कशन। 50 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू जो ब्ला ब्ला, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन आपको पढ़ते ही लगेगा कि ये बिल्कुल नहीं है। बाकी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना। तो आप 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल 51A में लिखी गई है, पार्ट 4A में, इसको पढ़ लीजिए। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन एक तरह का हमारा जो है राइट है, जो हमें लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो आर्टिकल 325 और 326 में निहित है। Who among these believe that policy changes incrementally? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मतलब कोई, जैसे बजट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि मान लीजिए कोई बजट बनती है तो हर साल लगभग इस टाइप की चेंज होती है। कभी आप नहीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपको किसी आइटम के लिए 100 रुपये मिले पिछले बार किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो इस बार जो है आपको 105 रुपये मिलेंगे या 95 रुपये मिलेंगे, नॉट कि आपको पूरा बदल जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है या मॉडल है, इन्होंने दिया था चार्ल्स लिंडब्लॉम में। और ये कहते हैं कि ये इंक्रीमेंटलिज्म क्यों आती है, क्योंकि अननोन से सबको डर लगता है, और हमारे पास जो रैशनैलिटी होती है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और अल्टरनेट को कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे या कंप्रिहेंसिवली एनालाइज करके उसको चुनने की कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। तो हम पास्ट जो पॉलिसी होती है उसमें छोटे मोटे टिंकरिंग करके अपना काम चलाते हैं। हर्बर्ट साइमन जो है वो भी इंक्रीमेंटलिज्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी की, ये भी जो है इंक्रीमेंटलिज्म से जुड़ा हुआ है। चूंकि हमारी रैशनैलिटी बाउंडेड है तो हम इंक्रीमेंटलिज्म की तरफ जाते हैं।
यहाँ पे जेम्स मार्च आ रहे हैं जिनका स्पेलिंग गलत है, जिन्होंने की गार्बेज कैन मॉडल दिया था। क्रिस आर्गेरिस, सब स्पेलिंग गलत है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे थॉट दिए हैं, नॉलेज एंड अदर्स, पढ़ लीजिएगा। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का क्या मायने होता है कि सब लोग जो है एक रीजनड डिस्कशन करके नतीजे पर पहुंचे बिना किसी बायस के। तो ये यहाँ पे रीजन डिस्कशन इन पॉलिटिकल लाइफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडला। दूसरी बार आ रहा है, एक सप्तंगा पूछा, एक राजमंडला, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया आपको। तो इसे पता है कि परस्यूट ऑफ रिसोर्सेज बाय बीजी गिसू, जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, एलिमिनेशन ऑफ इनमीज है, कल्टिवेशन ऑफ एलाइज, बट परफॉर्मेंस ऑफ वॉर ओवर पीस ये कहना गलत है, क्योंकि उसमें संधि की भी बात आती है, विग्रह की भी बात आती है। तो ये नहीं है कि वॉर को प्रेफरेंस देना है पीस के ऊपर, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। वॉर जब तक जरूरी ना हो, वॉर नहीं करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इस पर बहुत एक का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फाउंडिंग जहां से उन्होंने शुरुआत की अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, वो इकोनॉमिक फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये तो 1944 होना चाहिए, भी गलत भी डेट भी है। और बहुत लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी जो है वो एक फाउंडिंग टेक्स्ट है। इस पर मैं इसी के साथ जाऊंगा। यहाँ पे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली जो अमेंडमेंट हुए हैं स्टेट का, सॉरी अमेंडमेंट नहीं, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट की हुई है। तो ये तो हम सबको कहते हैं कि रट लो, पहले कौन बना, पहले कौन, आंध्रा स्टेट से पहले क्या बन सकता है। तो बी से शुरू होता हुआ दो है, तो चलिए दो, 50-50 गेम आपने खेल लिया। और सबसे लास्ट में इन सब में पंजाब बना है, तो डी से अंत केवल एक ही हो रहा है, ये है, क्योंकि नागालैंड 1963 में बन जाता है स्टेट, और बॉम्बे 1960 में उसके दो पार्ट बट जाती हैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र। पंजाब 1966 में होता है, तो ये तो मैंने इतनी बार देखा है कि मुझे याद हो गई है। और आंध्रा शायद 1953। यस। Who was the first and only Dalit woman to be elected in the Constituent Assembly of 1946? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता था। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैं चौंक गया कि ये सबसे यंगेस्ट भी जो है मेंबर थी असेंबली की, और ओनली दलित वुमेन थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, दाक्षायानी वेलायुधन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एक बार याद कर लीजिए, अब क्यों आएगा ये, आने वाला तो फिर है नहीं। हु सेड पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। अब इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन अभी आपने दूसरी बार देखा, हैंस मर्गेंथाउ, बाकी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेनेडिक्ट एंडरसन डिफाइन नेशन एज एन इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी बिकॉज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैं कहता हूं सबसे लंबा सेंटेंस कौन है, ये, और वही सबसे सही। क्यों? क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट है। द मेंबर्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल नेवर नो मोस्ट ऑफ द फेलो मेंबर्स। आप यदि प्लेन में बैठे हैं, आपके बगल में कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति बैठा है, आपको पहले तो समझ में भी नहीं आएगा कि वो आपके कंट्री का है नहीं है, क्योंकि हम रेस से आप नहीं पहचान पाएंगे। फीचर से आपको लगेगा कि यदि किसी इंटरनेशनल फ्लाइट पे आप हैं और फ्लाइट जा रही है मान लीजिए न्यूजीलैंड, तब तो आप सोचेंगे शायद ये कोई चाइनीज तो नहीं है, इस टाइप का होता है। और यही हाल हम लोग के साथ होता है। मैं कभी गया था रसिया, तो मुझे किसी ने देख के बोला आर यू फ्रॉम ईरान। तो ये होती है, क्योंकि फीचर्स के बेसिस पे लोग गेस करते हैं। तो ऐसे में जो है, लेकिन यदि आपको वो बता दे कि मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ, तो आपको तुरंत फील होगा अरे हम तो एक कम्युनिटी के हैं, आप बोलोगे अरे हम लोग तो एक नेशन के हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, द मेंबर ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल नेवर नो मोस्ट ऑफ हिज फेलो मेंबर। तो इमेजिन कम्युनिटी, आप इमेजिन करते हो कि हम एक कम्युनिटी के पार्ट है, क्योंकि एक नेशन के पार्ट है। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि ये कॉपी पेस्ट है, ये सेटर ने कहीं से टेक्स्ट को कॉपी किया, पेस्ट किया, बाकी उसको खुद बनाना पड़ता है। तो देखिए बनाने में कितनी आलस होती है, छोटे छोटे बनाते हैं, क्योंकि उनको लिखना पड़ रहा है तो वो छोटे बनाएंगे। तो सबसे लंबी लाइन सबसे सही लाइन। इन विच ईयर डिड द नोमेनक्लेचर चेंज फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स विद द ज्वाइनिंग ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ग्रुप? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन, अभी डेट देख रहे हैं आप, यूएन वुमेन 2010 में, ब्रिक्स से ब्रिक्स बनी 2010 में, साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। कब हम पार्टनर बने स्ट्रैटेजिक आसियान के 2012 में। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेट वेट जो बच्चों वाली बात है वो अभी भी बची हुई। इवन यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मनमोहन सिंह कब गए चाइना, इस टाइप के जो रटने वाले क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। एजर्सन देखिए क्या है, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल आर लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट टू लिमिट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये बिल्कुल ट्रू है, पहली बार लीगली बाइंडिंग
टारगेट दिया गया था डेवलप्ड नेशन को, इट केम इनटू फोर्स ओनली इन 2012। ये आपको बम्प कर सकता है क्योंकि ये जानना बहुत डिफिकल्ट है। 1997 से इंप्लीमेंट होने में इसको टाइम लग गया 2005, क्योंकि डेवलप्ड नेशन को काफ़ी एतराज़ था, 2012 नहीं। तो ये गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लेजर। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इवन यूजीसी नेट में भी ये टफ लेवल का माना जाएगा, क्योंकि इतना ही जानना कि एक हेडोनिस्टिक कैलकुलस मतलब कि हैप्पीनेस को मेजर करने का एक कैलकुलेटर बनाया था जेरेमी बेंथम ने। और उन्होंने कहा था कि ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी, जो खुशी जिस चीज से आपको हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को, सपोज मतलब क्रूड मैं बोल रहा हूं, किसी को वाइन पी के खुशी मिलती है, तो कितनी खुशी मिलती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी जो है ड्यूरेशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि खुशी कितने देर तक आपको मिल रही है। उस खुशी के मिलने की मतलब कितनी सर्टेनिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, उस पर है। और वो अभी मिलेगा कि बाद में मिलेगा, इस पे भी। तो उसको क्रम में अरेंज करने के लिए कर रहे हैं। इट्स खासा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इंटेंसिटी से शुरू कर सकते हैं और प्रॉक्सिमिटी के अभी मिलेगी बाद में उससे खत्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हेडोनिस्टिक कैलकुलस क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, और जेएस मिल ने इसको बिल्कुल बकवास करके रिजेक्ट कर दिया था। ये सब क्वेश्चन ज्यादा वो हैं जो सीयूईटी पीजी में आनी चाहिए, ना कि ये क्वेश्चन। द प्रॉमिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैं जवाब नहीं खोज पाया, क्योंकि मैंने 5-10 मिनट जो दिया मुझे नहीं मिला कि किसके राइटिंग पे बेस्ड है। ये मुझे लगता है शायद, क्या कहा जा सकता है, मे बी मैक्स वेबर, आई डोंट नो, खोज लीजिए। 63 देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट सिग्निफाइज यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन बोलेगा नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इंक्लूड और ड्रॉप ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। कौन बोलेगा नहीं, यस ट्रू है, लेकिन इन दोनों का कोई ऐसा नाता नहीं है, इसलिए दिस इज करेक्ट। Who among the following is the author of the book India Political Ideas and Making of Democratic Discourse? इस तरह की जो बुक होते हैं उसके ऑथर तो 99% बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते हैं। कौन याद रखता है? गुरप्रीत महाजन की बुक है। ये सब बिल्कुल आर्बिट श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे मैंने बताया करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट, वेग एंड आर्बिट है। ए पंचायत कंस्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली। ये सब क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 243 में जो लिखी हुई बातें हैं इसमें देखिए, 2 बातें आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई पंचायत किसी कारण से डिसॉल्व हो गया और उसका अभी 1.5 साल जो है बचा हुआ है, तो जो नेक्स्ट पंचायत रिकंस्टिट्यूट होगा वो केवल 1.5 साल ही चलेगा, पहले तो ये समझिए। सो फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। दूसरा है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, एक पंचायत डिसॉल्व हुआ और दूसरा पंचायत। ये 2 बातें याद कर लीजिए, दोनों 243E में लिखा हुआ है। अरेंज द जुडिशियल डिसीजन क्रोनोलॉजिकली, तो ये भी सब लैंडमार्क डिसीजन है, सबका मैंने यहाँ ईयर दिया हुआ है और क्या हुआ था ये भी मैंने दिया। मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन आया मनिका गांधी से, विशाखा से जो है। चलिए, सेक्सुअल हरासमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनेगी, वो हुई। केशवानंदा भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आती है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। और मिनर्वा बिल केस जिसने कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और जो है बलवती किया, बॉल्स्टर किया, और ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे कंप्लीमेंट्री हैं। तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, अब तो मैंने यहाँ दे दिया है। स्टेटमेंट 1 देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल्स डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इज डायरेक्टेड अगेंस्ट टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। कौन बोलेगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी ही डिड नॉट सेपरेट the sphere of individual action from the sphere in which society can interfere. He did separate. इसी को उन्होंने कहा था सेल्फ वर्सेस अदर रिगार्डिंग। सॉरी कि इसमें लिखना बहुत डिफिकल्ट है जिस मोड में मैं लिख रहा हूं। सो सेल्फ वर्सेस अदर रिगार्डिंग या हार्म प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था कि जब तक किसी भी एक इंडिविजुअल के एक्शन का असर लार्जर सोसाइटी पे नहीं पड़ता है, तब तक सोसाइटी को कोई हक नहीं उसमें इंटरफेयर करने। तो ये दोनों सही है, तो दोनों स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू। ओ सॉरी,
ये तो बिल्कुल डिड नॉट है, तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। Who among the following thinkers stated that all restraint, qua restraint is an evil? अब ये तो पहले तो अंग्रेजी आप समझिए इसमें क्या होती है। All restraint, qua restraint, qua का मतलब होता है by being the by being virtue of या being that, मतलब कि restraint केवल restraint लगाने के, in the name of restraint, केवल मतलब हमको बंधन लगाना है इसलिए हम बंधन लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये evil है। यदि रेस्ट्रेंट से कुछ समाज का लार्जर कोई भला होता है तभी आपको रेस्ट्रेंट लगाना है, इसलिए नहीं कि रेस्ट्रेंट लगाना ही लगाना है, कुआ रेस्ट्रेंट नहीं। रेस्ट्रेंट कुआ रेस्ट्रेंट इज एन एवल। J.S. मिल। हु रोट टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप अरबिट भी कह सकते हैं, ये सबको मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है, कोई इशू नहीं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है इसे आप बर्लिन ने लिखा है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एलेक्स डे टॉकवेल ने जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखा है। अब ट्वानी का तो छोड़िए, एनसीबी मैकफर्सन जो है जाने जाते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए। द ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेचर टू सिविल सोसाइटी रिक्वायर्स द सरेंडर ऑफ व्हाट? नेचुरल लिबर्टी। और क्या, आप नेचुरल लिबर्टी जो आपको नेचर में है उसको आप त्यागते हैं और आप एक तरह का मोरल लिबर्टी या अदर टाइप के फैसिलिटी को गेन करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। In which of the following state assembly election 2013 nota was not given as one of the option in the EVM? अब ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि देखिए नोटा 5 ही स्टेट में लागू हुआ था 2013 में, और वो 5 स्टेट इलेक्शन ये थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कर्नाटका है, ये तीनों तो हैं, इसलिए कर्नाटका इसका सही आंसर होता है, बट इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। Which among the following statements are true about Marxian socialist theory of democracy? ये आसान है, क्यों? क्योंकि आप देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मार्क्सियन कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी ट्रीट्स इट इज ए क्लास कॉन्सेप्ट, तो ए जरूर होना चाहिए, हर चीज वो क्लास की नजर से देखते हैं, तो ए तो सब में है, तो कोई फायदा हुआ नहीं। इट इज ए क्रिटिक ऑफ बोर्जोजीज डेमोक्रेसी, डेफिनेटली जो इलीट लेड डेमोक्रेसी है उसको ये दूसते हैं, डेराइड करते हैं, क्रिटिक हैं, तो बी जरूर होना चाहिए। तो बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है। अच्छा, बी से भी कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर इक्वलिटी, ऐसा वो कभी मानेंगे नहीं, तो सी नहीं होगा। डेमोक्रेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज रियल, ये भी वो नहीं मानेंगे, तो सी डी को काट दीजिए। सी इसमें है, कट गया, डी इसमें है, कट गया। अब हम ए बी तो कॉमन है, ई को चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी इन कैपिटलिस्ट सिस्टम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीपुल, कभी नहीं मानेंगे, वो तो इंस्ट्रूमेंट फॉर जो डोमिनेंट क्लास है वो बन जाती है, तो इसलिए ई को हटा दीजिए, तो ए एंड बी केवल सही है। ये तो बहुत आसान है मैच करना, कोई भी मैच कर सकता है। आर्टिकल 21 आप इससे मैच कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, बी का 2 और बी के 2 सॉरी बी के 2 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। तो एक जो है 21A राइट टू एजुकेशन जो है, जो राइट टू लाइफ के अंदर मिलता है, सी का 4, तो इससे जो है आपको क्रैक हो जाती है। यहाँ पे आर्टिकल 22 है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करती है, और वो उसको नेसेसरी इविल कहा जाता है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है तो ड्रैकोनियन, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो एक तरह का हम उसको सहना पड़ता है, सिविल लिबर्टी के अगेंस्ट है फिर भी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मॉडल्स और थ्योरीज ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो ये आपको ज्ञान देता है। अब यहाँ पे ना आप देखिए सी को देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल अभी मैंने आपको पढ़ाया, व्यूज पॉलिसी प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम इनपुट इनटू पॉलिसी आउटपुट एंड देन टू आउटकम, इस तरह कोई बात तो है नहीं, तो सी बिल्कुल गलत है। तो सी देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, आपका ए बी, आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं, लेकिन आप पढ़ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके ही आगे बढ़िए। Who among the following political thinker considered justice as fairness? ये सब लड्डू क्वेश्चन में कहता हूं, इजी लड्डू, जॉन रॉल। In which year Supreme Court scrapped the nota option for राज्यसभा इलेक्शन? अब ये इनका पूरा ही इनवैलिड हो गया, क्योंकि इन्होंने 2018 में किया था, और 2018 यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये मैंने न्यूज दिया है हिंदू से 2018 का। Who among the following political thinker is considered as the founding father of policy science? ये सब भी बहुत आसान है, हेरोल्ड लैसवेल कहलाते हैं। According to Savarkar, which among the following is not the fundamental bond that conjoin the Hindu as a common society? ये बहुत ही वेग टाइप का सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि हिंदू राष्ट्र का उन्होंने क्या 3 एलिमेंट बताया था, तो उसमें था टेरिटोरी, टेरिटोरियल आइडेंटिटी, भूमि, जाति, रेशियल आइडेंटिटी,
उसको जाति उन्होंने कहा था, और कल्चरल आइडेंटिटी जो है संस्कृति, राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र का पार्ट था। Who among the following prime minister said, "You see, you must understand one thing. I have come to terms with this. There cannot be two center power." पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ये जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है उसमें संजय बारू जो अपनी बुक लिखते हैं उसमें ये लाइन कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने मुझे कहा था। इस टाइप के पॉलिटिकल क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए सेटर को। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय जॉन रॉल इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये आप बिठा सकते हैं, ऑफकोर्स ये भी वेग है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि सबसे बाद में जो है बी आया होगा, क्योंकि ये जो टू प्रिंसिपल हैं इसके, सी पहले आता है जिसको लिबर्टी प्रिंसिपल बोलते हैं, ईच पर्सन इज टू हैव इक्वल राइट टू ऑल मोस्ट एक्सपेंसिव लिबर्टी कंपेटेबल विद अदर सिमिलर लिबर्टी, और सेकंड बी जो है इसको इक्वलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, उसका भी दो पार्ट है, वन इज फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है एंड सेकंड इज द डिफरेंस प्रिंसिपल। तो बी से अंत होता हुआ आप देखेंगे तो केवल दो ही है, 50-50 गेम हो गया। अब इसमें ए और डी, तो ए और डी में जो है ज़्यादा अच्छा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉर्मली गाइडेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट, इसलिए हमने वेल ऑफ इग्नोरेंस लगा दिया जो यहाँ पे है, तो ए से शुरू होगा तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा, ये भी आसान है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप आएंगे, देर आर 250 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि 38 इलेक्टेड हैं या, और 12 जो है नॉमिनेटेड है, 238 है, या मतलब 12 तो नॉमिनेटेड हैं ही, अब कितने हैं रिमेनिंग, तो इसलिए ये सी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यदि सी गलत है तो आप देख सकते हैं कि सी इसमें है, सी इसमें है, तो यही दो बचा हमारे पास में, ए बी ई और ए डी ई, और ए और ई अब कॉमन हो गया तो हमें बी और डी केवल देखना है। तो बी है द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर बिकमिंग राज्यसभा मेंबर इज 30 ईयर, तो बिल्कुल सही है, तो बी तो सही है। और डी देख लेते हैं, 2/3 मेंबर राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर, नहीं 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, तो इससे जो है डी जो है वो गलत हो जाता है, तो ए बी ई जो है वो सही हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगेन वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट फिर लौट के आते से यूरोपियन यूनियन बना था, तो ये क्या करता है, ये यूरोपियन यूनियन बनाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से, यूरोपियन कम्युनिटी से, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, एजर्सन द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, और ये इसका रीजन भी एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए उन्हीं के सारे पावर उसमें वेस्टेड होते हैं, सो ये ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बहुत ही घिसा पिटाई कि 6 स्टेट, पहले तो 5 ही थे लेकिन बाद में तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग होने से उसी में केवल जो है 2 हाउस है लेजिस्लेचर के, विधानसभा और विधान परिषद, बाकी में एक ही है, यूनिकैमरल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें उड़ीसा नहीं आता है, तो ये ऑड वन आउट है। स्टेटमेंट 1 है द लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डज नॉट एडवोकेट फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, आपको पता है कि न्यू लिबरलिज्म जो है उसका कोर थॉट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ ने, तो ये रॉन्ग हो जाता है। कांति वाजपेयी रिप्रेजेंट द लिबरल इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अब ये आपको बम्प कर जाएगा, कांति वाजपेयी को तो आप लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन ये एक तरह से रियलिस्ट थिंकर है, तो ये भी जो है वो गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब यहां देखिए सब तो आसान है क्योंकि इसमें 2 आपको आसान है, एंगल, फेडरिक एंगल एंड मिल के बुक को आप जानते हैं, फेडरिक एंगल ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, तो बी का 3, और बी के थ्रू से आप जो है बी के 3 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, और मिल ने जो है वो लिखा है ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ए का 2, तो ए का 2, बी का 3, और इससे ही आपका ये जो है क्रैक हो जाती है। बाकी को आप जान लीजिए, बेल हुक्स की बहुत ही फेमस बुक है आंट आई ए वुमेन, फेमिनिस्ट ये हैं, और सुजान ब्रॉ मिलर की अगेंस्ट आवर विल, तो इन दोनों को याद कर लीजिए। स्टेटमेंट 1 देखिए, पॉलिटिकल कल्चर इज ए लॉन्ग टर्म एंड वैल्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये सही है, ट्रू है। पब्लिक ओपिनियन मे और मे नॉट बी वैल्यू बेस्ड, अब ये इतना वेग स्टेटमेंट है, इसको क्या कहा जाए,
पब्लिक ओपिनियन मे और मे नॉट बी वैल्यू बेस्ड, यस मे बी, लेकिन मे नॉट बी। अब ये है कि इसको क्या कहा जाए, लेकिन पॉलिटिक्स से आप वैल्यू को नहीं हटा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से वैल्यू को नहीं हटा सकते। इस मायने में यू मे गो अगेंस्ट इट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पता नहीं सेटर ने क्या समझा है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। In which case the Supreme Court emphasized on the basic structure of Indian Constitution। बहुत ही घिसा पिटा है केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लाया गया था। सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी बुक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे लंबी लाइन, सबसे सही लाइन, कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में कम्युनिस्ट के ढहने के बाद अब आइडियोलॉजी पे लड़ाई ना होके, नेशन के बीच में लड़ाई ना होके, सिविलाइजेशनल या कल्चरल डिफरेंसेस पे लड़ाई होगी। और जब 9/11 हुआ तो हंटिंगटन की जो प्रेस्क्रिप्शन थी वो सही निकली। प्रेस्क्रिप्शन नहीं, एक तरह का अंदेशा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। ये ह्यूमन राइट के जो डिफरेंट कन्वेंशन है, ट्रीटी, उसको मैच करने के लिए है। तो जो ICCPR जो है बहुत फेमस है, ये 1966 में होती है। तो A का 2, और इससे जो है आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। और रिफ्यूजी की जो कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन नहीं किया है, 1951 की है, तो C का 4, और इसी से ये क्रैक हो जाता है। वुमेन की जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2007 है। और ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की कन्वेंशन 1979। सबको याद कर लीजिए, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। और उतना ही इंपॉर्टेंट जो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दिसंबर 1948 है। CRC, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, जो है 1989 है। और ये सबको भी याद करना चाहिए। इन ए पंचायत, इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। ये दोनों ही पूछ दिया गया। तो फिर से मैंने 243E को जो है वो रिप्रोड्यूस कर दिया है कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग पीरियड होगा पंचायत का, उसी में नई पंचायत उतने ही दिन के लिए रिकंस्टिट्यूट होगी। 6 मंथ 6 वीक का फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज या तो 6 वीक है, 6 हफ्ता या 6 महीने। Which among the following is not part of the scope of human security as defined by UN Human Development Report of 1994। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस रिपोर्ट से बाहर आती है। वही UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1994। और इसमें आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल। लेकिन टेरिटोरियल सिक्योरिटी तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो है ह्यूमन सिक्योरिटी हो जाती है। इसके बारे में ये चीजें पढ़ लीजिएगा। Statement 1 है rational choice approach to comparative politics, focus on the study of politics based on argument that politics is formed by the idea that people have about it। ये एकदम उल्टा है। ये इंटरप्रेटिव अप्रोच ये कहता है कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए समझना है कि पीपल का इंटरप्रिटेशन किस आइडियाज के बेसिस पे होता है। और रैशनल चॉइस का ये डेफिनेशन है, rational choice approach to comparative politics understand the political behavior driven by choices of individual to maximize their benefit and minimize their cost। मतलब वही जो पब्लिक चॉइस थ्योरी में देखा कि जो इंडिविजुअल एक्टर होते हैं वो रैशनल एक्टर होते हैं, जो अपने इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो जस्ट उलट दीजिए, इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगेन देखिए, स्टेटमेंट 1 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन ए सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। यस, एक बात जान लीजिए कि ये 44th अमेंडमेंट से ये लाया गया आर्म्ड रिबेलियन। उसके पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और वो बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड था। तो उसके चलते इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस, विरोधी दल कर रहे हैं, इस बेसिस पे इमरजेंसी लगा दिया था। तो बाद में उसको आर्म्ड रिबेलियन किया गया। एक और चेंज किया गया कि इस बार कैबिनेट को लिख करके राइटिंग में प्रेसिडेंट को देना होगा, तभी जो है लाएगा। ऐसा उस समय पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फोन पे कह दिया गया या कम्युनिकेट कर दिया गया कि कैबिनेट की ये फैसला है, और उन्होंने कर दिया था फखरुद्दीन अली अहमद जी ने एज ए प्रेसिडेंट। तो ये ट्रू है। द नेशनल इमरजेंसी वॉज प्रोक्लेम्ड थ्राइस इन इंडिया ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यहाँ पे ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स। क्योंकि 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, लेकिन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे 2 ही बार लगी है। एक बार 1962 चाइना वॉर और बांग्लादेश वॉर। ये जो लगी थी ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगी थी, इसलिए यहाँ पे 2 ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स।
एजर्सन है, द सोसाइटी इज इट्स स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज आर हॉस्टाइल टू वुमेन ऑन अकाउंट ऑफ मेल डोमिनेंस। कौन कहेगा नहीं ट्रू है। द लोकस ऑफ मेल पावर इज इन न्यूक्लियर फैमिली। ये मुझे लगता है फॉल्स है, क्योंकि लोकस ऑफ मेल पावर इज इन द पैट्रियार्कल फैमिली, नॉट इन एनी न्यूक्लियर फैमिली। तो चलिए ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सॉरी। अरेंज द फॉलोइंग यूएन ऑब्जर्वर मिशन क्रोनोलॉजिकली। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आसान इसलिए हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ उसमें जो ऑब्जर्वर मिशन बनी आज तक वो है, तो वो सबसे पहले होगी। तो ए से शुरू होता हुआ केवल 2 ही है, तो आप इसको काट दीजिए। और लास्ट में आप देखिए तो इसमें डी है और यहाँ सी है। अब डी सी में देखिए यूएन मिशन ऑन कंबोडिया, यूएन मिशन अंगोला। अंगोला हम लोग पता है कि लेट 90s में वहाँ पे बहुत अशांति हुई थी, और कंबोडिया उससे पहले ही हो गया था, कैमर रॉग एंड ऑल। तो आप सी डी कह सकते हैं, सी डी केवल इसमें है इसलिए ये सही है। तो सी डी ओके। आप देख भी सकते हैं कंबोडिया का 1992 में है और अंगोला का 1997 में। स्टेटमेंट 1 है द इंटर वॉर पीरियड, द ईयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जनरेशन ऑफ रियलिस्ट स्कॉलरशिप इन इंटरनेशनल रिलेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय E.H. कार एंड रेनॉल्ड नेबर। ये बहुत ही सही है। E.H. कार ने 20 ईयर क्राइसिस भी लिखा था। रेनॉल्ड नेबर जो है वो जाने जाते हैं क्रिश्चियन रियलिज्म को लेकर के। John Mercier, Stephen Walt, Charles Glasner and blah blah represented the detente generation of realist scholarship in international relations. Detente generation वो था जो लेट 1960s में जो थोड़ी रिलेशन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थोड़ी नरम हुई थी, उस पीरियड के रियलिस्ट थिंकर। ऑफ कोर्स इसमें कुछ नाम आपको अननोन होंगे, लेकिन जॉन मेर्सियर, स्टीफन वॉल्ट ये बहुत फेमस हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये ट्रू है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अदर जो डिटेंट पीरियड के रियलिस्ट थे, हेनरी किसिंगर जो शटल डिप्लोमेसी के लिए जान जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। रॉबर्ट गिल्पिन जो कि हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। केनेथ वॉल्ज जो फादर ऑफ न्यू रियलिज्म और बाइपोलर स्टेबिलिटी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। और जॉर्ज ऑफ केनन जो कि लॉन्ग टेलीग्राम, एक्स आर्टिकल, इन सब के लिए जाने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं कंटेनमेंट पॉलिसी, जिसको कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए वो फिर से आ गया E.H. कार, द 20 ईयर क्राइसिस एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी फेमस बुक। तो ए के वन पे ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। रॉबर्ट कोहेन ने लिखा है नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो बी का 3 और बी का 3 इससे ही आपका क्रैक हो जाता है। तो फिर मिला लीजिएगा केनेथ वॉल्ज का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल और मॉर्गनथाउ का पॉलिटिक्स एंड मॉर्निंग। वेरी वेरी सेमिनल बुक। इन सबको तो आपके टिप्स पे होना चाहिए सबको। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पार्टी सिस्टम और कंट्री ये सब पूछा जाता है। ओमान में कोई पार्टी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो सुल्तान होते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। तो ए का 3 और इसी से ये जो हो जाती है क्रैक। बाकी मिला लीजिएगा, लाइक सिंगल पार्टी जो है किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में होगा। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जापान में है। यहाँ की जो डोमिनेंट पार्टी है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP, कांग्रेस टाइप की लगातार वहां शासन करती है। और यूएस में आपको पता है कि 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा तोहफत अल मुहाहिदीन। तो ए का 3 और ए के 3 से आप जो है 20-20 गेम खेल लेते हैं। सावरकर ने लिखा हिंदुत्व, तो बी का 2 और इससे जो है आपका बी का 2 और ये हो जाता है क्रैक। तो सी का 1 हो जाएगा, हुवर शुद्रा एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। आसान है। ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूं, आपको पता है कि ये पेपर भी उतना ही लगभग टफ है जितना कि फेज 1 का था। थोड़ा आपको लगा हुआ क्वेश्चन थोड़े सैनिटी के साथ ज़्यादा है। जैसा मैंने बोला 5 to 10 क्वेश्चन जो है वो अरबिट थे और डिफ़िकल्ट थे, लेकिन 65 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें मेरे स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, तो 55 आप लाएंगे और उसी से आपका JNU हो जाता था। क्योंकि JNU इस बार बहुत ही लो कट ऑफ गया था, 210। और 210 का मतलब क्या होता है कि आपका यदि 50 क्वेश्चन सही है तो 200 मिलता है, और 2 क्वेश्चन और सही मतलब कि 52 क्वेश्चन पे ही। तो बहुत मेरे जो स्टूडेंट थे उनका JNU में काफ़ी लोगों का हुआ, हंड्रेड्स में।
तो यस, बट दिस वाज अ वेरी गुड पेपर, आपको लगा होगा। इनफैक्ट ये इतना अच्छा पेपर है कि ऐसी पेपर तो इवन यूजीसी नेट की जो अभी साइकिल अभी जो हुई है दिसंबर, वो भी पेपर इससे बेकार है। तो आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आई होप। एंड लेट्स की आप जो है आगे जो आप प्रिपेयर करेंगे सीयूईटी के लिए, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए मैंने ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं इसमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं फिर से आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप ज्वाइन करें सीयूईटी पीजी, वन ऑफ द बेस्ट प्लीजेंट वे टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी विथ मोस्ट इफेक्टिवनेस एंड मोस्ट अफोर्डेबल एट ऑलमोस्ट, मतलब वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर, इस मेल आईडी पे आगे आपको गाइड किया जाएगा। एंड इस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।